हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का संपूर्ण हिंदी हम लोग देखने वाले हैं। आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं गद्य खंड से। हम लोग शुरू करेंगे। गद्य का मतलब यहाँ पर कहानी होगा। क्या होगा? कहानी होगा। आपको शुरू शुरू में जो 12 चैप्टर मिलेंगे वो या तो कहानी से रिलेटेड होंगे या तो निबंध से रिलेटेड होंगे। तो गद्य खंड के शुरुआत वाले भाग में 12 चैप्टर हैं। आपको उसमें मिलेगा या तो कहानी मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, निबंध मिलने वाले हैं। वैसे बच्चे जो इस चैनल पर अभी तक न्यू है तो वो जान लीजिए कि इस चैनल का नाम जो है लॉजिकल इंग्लिश है। क्या है? लॉजिकल इंग्लिश। आप लोग को जानकर आश्चर्य भी हो रहा होगा कि इस लॉजिकल इंग्लिश में हिंदी मिल रहा है। ये सब आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण ही संभव हुआ है। अब देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखने वाले हैं। और किस चैप्टर का स्मरणीय तथ्य मिलने वाला है? ये पहले चैप्टर का मिलेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का फर्स्ट लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखने वाले हैं, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आपको याद रखना है कि इसके लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब भी लेखक का नाम पूछे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें दूसरा पॉइंट है कि भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत क्या है, शिक्षाप्रद है। यानी कि जो लोकतंत्र के भावी जो नागरिक हैं, आने वाले जो नागरिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद है, मतलब बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह पाठ निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो आप देख रहे हैं ना, ये जाति प्रथा जो देख रहे हैं, ये पूछा जाएगा कि जाति प्रथा क्या है, तो आपका एक निबंध है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूछता है कि जाति प्रथा क्या है, निबंध है कि कहानी है कि कविता है कि भाषण है। तो याद रखिएगा जाति प्रथा क्या है, ये निबंध है। इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट जो आपका है, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ होता है, कहाँ पर? 14 अप्रैल 1891 को कहाँ? मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। एक दलित परिवार में होता है। ये ऐसे ऑप्शन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है, तो आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तब आपको चुनना रहता है दलित परिवार में। उनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। आइए हम लोग और भी कुछ नए चीज़ों को देखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट देखिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं एवं भाषण भी है। जैसे द कास्ट इन इंडिया है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म है। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, अनटचेबल्स है, और हु आर दे है, हु आर क्या है, सुदराज है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है, बुद्धा एंड हिज धम्मा है, ठीक है ना। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं और क्या है, भाषण है। ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना में सबसे महत्वपूर्ण रचना की अगर बात किया जाए तो ये याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और उसके बाद याद रखिएगा द अनटचेबल्स याद रखिएगा, और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म याद रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनकी रचनाओं को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट ये है, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पेशा अगर बदलने का मौका नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा,
भूखा मरने के कगार पर आ जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिएगा बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए लेखक का नाम जो आपको मिलेगा भीमराव अंबेडकर। कहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है, तो भीमराव अंबेडकर है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इनका जन्म पूछता है। जन्म कब होता है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, और एक दलित परिवार में क्या होता है, इनका जन्म होता है। अगला पॉइंट आपसे पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, जिससे बाबा साहब भीमराव को कुछ प्रेरणा मिली है। तो उनका नाम याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 3 व्यक्ति प्रेरक के रूप में कौन कौन से रहे हैं, पहला बुद्ध है, दूसरा कबीर है, तीसरा क्या है, ज्योतिबा फुले। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में हो जाती है इनकी मृत्यु, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे, और धर्म के दर्शन भी थे, मतलब धार्मिक दर्शन, धर्म के भी ज्ञाता थे, ठीक है ना, धर्म के भी ज्ञाता थे। इन चीज़ों को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा, लेखक का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। जन्म कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में, दलित परिवार में, ठीक है ना। उनके समय में कौन 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा कौन रहे, ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। अब देखिएगा ये वाला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मृत्यु कब हो जाती है, दिसंबर 1956 ईस्वी में, कहाँ पर, दिल्ली में हो जाती है। आइए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ आपको मिलने वाले हैं, शब्द निधि मिलेगा, शब्द निधि मिलने वाला है। देखिएगा थोड़ा सा गौर कीजिए, शब्द निधि का मतलब क्या होता है, इस निधि का मतलब होगा खजाना, ठीक है ना। यानी कि हम लोग जानेंगे शब्द के कुछ अर्थ भी जानेंगे, और ये आपको 2 जगह हेल्प करता है। एक तो बुक्स को समझने में, जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसको समझने में हेल्प मिलेगा, और दूसरा जो है परिभाषित शब्द आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विडम्बना का अर्थ जो होता है क्या होता है, उपहास होता है। विडम्बना का अर्थ क्या हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ये है, पोषक का अर्थ होता है समर्थक या पालक या पालने वाला। इस चीज़ को याद रखिएगा, पोषक का अर्थ क्या होगा, समर्थक, पालक या पालने वाला। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पूर्व निर्धारण का मतलब होता है पहले ही तय कर देना। पूर्व निर्धारण करना मतलब पहले ही किसी चीज़ को लेकर तय कर लेना, ठीक है ना। अकस्मात का मतलब होता है अचानक। क्या होगा अकस्मात का मतलब, अचानक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, अगला पॉइंट है, प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम के करने का ढंग या तरीका, ठीक है ना, किसी काम के करने का ढंग या तरीका या रीति। उसके बाद है प्रतिकूल का अर्थ क्या होगा, विपरीत, उल्टा। तो यहाँ से देखिए आपसे पूछ सकता है कि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा प्रतिकूल का। तो विपरीत आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, या उल्टा भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका होगा, स्वेच्छा का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा। स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, उत्पीड़न का अर्थ होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना, बहुत गहरी किसी को क्या करना, पीड़ा या दर्द पहुंचाना। संचारित का मतलब होता है प्रवाहित। संचारित का मतलब क्या होता है, प्रवाहित। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इस शब्द निधि है जो आपके परिभाषित शब्द को मजबूत करने वाला है। अब थोड़ा सा देखिएगा, और भी कुछ यहाँ पर शब्द हैं, उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब को हम लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर कहते हैं। इन्हें हम लोग भारतीय संविधान का जनक और निर्माता भी हम लोग कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का जनक और निर्माता किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। आइए हम लोग कुछ और भी
शब्द अर्थ देखते हैं, शब्द के अर्थ देखते हैं। बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से, क्या होगा, अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने या समक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सामने या समक्ष। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व, याद रखिएगा, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा या बंधुत्व। अगला है इसमें वांछित। वांछित का मतलब क्या होता है, चाहा हुआ, वांछित का मतलब चाहा हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कुछ और हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा का मतलब होता है कि जाति के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर व्यक्ति जब बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाति प्रथा बोलते हैं। श्रम विभाजन किसको बोलेंगे, काम के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन जो होगा किस आधार पर होगा, काम के आधार पर होगा, तो तब उसको हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन। ये कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ही पॉइंट्स को लिया गया है। अब देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब की एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से लिया गया है। आपसे प्रश्न कह सकता है कि दो ठो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कहेगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये क्या है, कहानी है कि भाषण है कि कविता है, तो ये क्या है, आपका भाषण है। और ये कहाँ से लिया गया है, जो यानी कि जो जाति प्रथा जो आपका पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, ये आपसे पूछ सकता है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने जहाँ पर जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, वहीं से प्राथमिक शिक्षा क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो न्यूयॉर्क में जाते हैं, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद वो चले जाते हैं लंदन में, चले जाते हैं लंदन जो इंग्लैंड में पड़ता है, और वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद वकालत की भी कुछ पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, वकालत की पढ़ाई भी करते हैं। तो आपसे तुरंत प्रश्न पूछ लेता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका और इंग्लैंड में, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में देता है, ऑप्शन में न्यूयॉर्क देगा, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ललाई सिंह यादव। यानी कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर के द्वारा जो है एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट ये लिखा गया है, इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया है, तो हिंदी में अनुवाद कौन किया है, ललाई सिंह यादव, याद रखिएगा, ललाई सिंह यादव। अंबेडकर का ये भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कहेगा कि इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, ललाई सिंह यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए और भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय है, हिंदी का जो संपूर्ण वाङ्मय है, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, 21 खंडों में क्या हो गया है, प्रकाशित हो चुका है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, अंबेडकर साहब का जन्म तो आपको याद ही है, कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, महू ग्राम में, ठीक है ना। और किस परिवार में, तो दलित परिवार में हुआ है। किस परिवार में, तो दलित परिवार में हुआ है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चलने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये सेशन जो होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ से पूछता है ना कि मानव मुक्ति का पुरोधा, मानव मुक्ति का पुरोधा किससे कहा गया है, तो आपको याद क्या रखना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी का नाम याद रखना है।
मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये जाति पाति तोड़क मंडल भाषण 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब दिए थे? 1936 ईस्वी में। कहाँ पर दिए थे जी? लाहौर में दिए थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बना हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि जो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या माना है? आवश्यक माना है। तो यहाँ से आपका कैसा प्रश्न बनेगा? कहेगा कि आधुनिक सभ्य समाज जो है किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका है, देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में अब पूछेगा कि भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा जो होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बताया है कि भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि दूध और पानी जब एक साथ मिलते हैं तो कभी अलग नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में जो है जाति प्रथा को लोग भूलकर दूध और पानी के मिश्रण की तरह आपस में क्या हो जाए? मिल जाए। तो इस बात को याद रखिएगा कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के समान होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु। मानव मुक्ति का, अभी देखे थे ना पीछे हम लोग कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक और निर्माता किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस सारा पॉइंट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय। पर्याय का मतलब कि सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का अर्थ होगा भाईचारा। और भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम हम लोग देखते हैं। ये भी पूछा हुआ है, रामजी सकपाल। क्या होगा? रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके माता का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमा बाई। भीमा बाई पूछ सकता है कि इनके माता का नाम क्या है? भीमा बाई है। अगला प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की, कब धारण की? ये पूछा हुआ है प्रश्न 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 ईस्वी में क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कैसे बन सकता है उस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर समझिए कि जब उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 18 अप्रैल 1891 में जब जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में जब जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था बाबा साहब का। तो वहाँ अपने ही गांव में क्या किए कि वो प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और पढ़ने में वो बहुत ही तेज थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो एक बड़ौदा का जो नरेश है, नरेश को हम लोग बोलते हैं राजा बोलते हैं, संस्कृत में नरीपा बोलते हैं या सम्राट भी हम लोग बोलते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा तो अपने गांव में ग्रहण किए, लेकिन उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये बड़ौदा का नरेश क्या करता है कि उनको प्रोत्साहन देता है और उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनको कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए? सबसे पहले न्यूयॉर्क में भेजता है।
सबसे पहले कहाँ बजता है? न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। वहाँ से भीमराव अंबेडकर जो हैं पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ पर? लंदन में पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर कुछ क्या करते हैं? वकालत की पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ से कैसा प्रश्न आपका बन सकता है? कहेगा कि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूयॉर्क गए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में चले गए। उसके बाद कहाँ चले गए? लंदन में चले गए। तो ये थ्योरी सेक्शन है। आप नहीं भी पढ़े होंगे बुक्स तब भी आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे हमसे एक बार पढ़ लिए हैं ऑफलाइन क्लास में उनको तो दिक्कत होने वाला नहीं है, उनका तो रिवीजन होने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है गद्य खंड से है, चैप्टर 1 ही का है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ठीक, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु आर सुदराज किनकी रचना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की ही क्या है? रचना है। देखिए हु आर सुदराज कहे चाहे क्या कहे, हु आर आपसे क्या कह दे कहे, हु आर दे, ये भी किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी इन्हीं की रचना है, भीमराव अंबेडकर की। इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति का पुरोधा। देख रहे हैं ना, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, अभी पढ़ाया गया है, आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा समाज में कैसे बनी हुई है? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपका बेरोजगारी है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? आपको ऑप्शन मिलते हैं 4, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह जाति प्रथा जो है किसी व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो बहुत ईजी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को आधुनिक मनु कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही क्या बोला जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा भी बोला जाता है और भारतीय संविधान का जनक और निर्माता भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विडंबना की बात क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आधुनिक समाज में अभी भी क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसी को बाबा साहब विडंबना बोलते हैं, ठीक है ना। विडंबना का मतलब होता है उपहास, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? थ्योरी वाले सेक्शन में बताया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आदर्श समाज उसे हम लोग कहेंगे जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भाईचारे की भावना। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना हो, वही क्या है आपका आदर्श समाज है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपको 9 का आंसर बताना है। ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, ऑप्शन डी है उद्योग धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। यानी कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा आपको। कह रहे कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लीजिए आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के समान। दूध और पानी के मिश्रण के समान भाईचारे की भावना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। यानी कि भारतीय संविधान में के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर। इसलिए तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं। भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? आखिर सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? पहला जाति प्रथा है, दूसरा है बीज श्रम विभाजन है, तीसरा है अणु बम, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा दूध और पानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभ्य समाज को आवश्यकता है श्रम विभाजन की, ठीक है ना, श्रम विभाजन की। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका है 13 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है? तो पहला है द कास्ट इन इंडिया है, द अनटचेबल्स, यू आर, हु आर दे, यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हु आर दे, हु आर सुधराज है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी कास्ट शब्द दिया रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि ये कौन लिखे हैं? अंबेडकर साहब का ही लिखा गया है, ठीक। देखिए टच का मतलब होता है छूना, अनटचेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग छू ना सकें। तो प्राचीन समय में आप देखेंगे ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे दलित परिवार के रहने वाले थे, तो छुआछूत की भावना ज़्यादा थी। तो वैसे आप याद रखेंगे कि अनटचेबल भी क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। हु आर दे है, हु आर सुधराज है, ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है।
ठीक, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आखिर आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता मतलब कार्य अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? कहने का मतलब ये है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या है? एक भाषण है। जो जाति प्रथा पाठ जो है कहेगा कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों जो रचनाएं देख रहे हैं ना, चारों जो रचनाएं देख रहे हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। अभी हम आपको क्या बताएं कि जहाँ पर भी कास्ट लिखा रहेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। देखिए पहला इसमें कास्ट लिखा गया है ना, और एनिहिलेशन ऑफ इन्हीं का है, हुआ सुधराज इन्हीं का है, ठीक है ना, और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट भी इन्हीं का है। ये चारों पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे ना जी, अमेरिका में गए थे। और अमेरिका में क्या पड़ा था? न्यूयॉर्क ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और उसके बाद कहाँ गए थे? लंदन में गए थे, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 3 व्यक्ति प्रेरक थे ना जी। तो पहला देखिए बुद्ध ऑप्शन में है, कबीर भी ऑप्शन में है, और सी ज्योतिबा फुले, यानी कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर जो है, जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? अभी आपको हम बताएं थ्योरी सेक्शन में कि जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? आप बताइए। पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा है 1940, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1938। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति पाति तुरक मंडल जो है 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। जाति पाति तुरक मंडल कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है साक्षात्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निबंध। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये आपका निबंध है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? मतलब ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है एक भाषण है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी भाषा में रूपांतरण कौन किया? इसका आपको नाम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ललित सिंह यादव। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो भाषण है इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया है? ललित सिंह यादव। और कहे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
नामक भाषण किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, तब आपको क्या लिखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसी तरीके से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, आप प्रश्न के नेचर को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर हम लोग 20 तक कर लिए हैं ना जी, 20 तक कर लिए हैं। अब हम लोग 21 नंबर देखने वाले हैं। 21 नंबर आपका सवाल रहा, ये रहा, अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है दलित, ऑप्शन डी है कायस्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। बात समझ में आ रहा है ना, दलित परिवार यानी कि निम्न जाति में हुआ था। अगला सवाल हम लोग का है 22 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है। ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी है नारीवाद में, ऑप्शन सी है निर्विवाद में, ऑप्शन डी है परिवारवाद में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। विडंबना कहाँ दिखाई दिया है, तो जातिवाद में दिखाई दिया है बाबा। बहुत सिंपल सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है। माता का नाम, अभी जो थ्योरी सेक्शन में हम लोग देखे थे ना, सारे क्वेश्चन को देखे थे, क्या हो जाएगा, भीमा बाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। कब धारण की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उपाधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। पीएचडी की उपाधि क्या करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि गड़बड़ ना हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखने वाले हैं और 25वां सवाल है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। देखिए ना यहाँ पर कास्ट शब्द आ गया ना, तो जब भी कास्ट शब्द आ जाए तो आपको क्या बताए हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। बात समझ में आ रहा है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है। बहुत अच्छा सवाल है। आदर्श समाज जो होगा स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है, आपको बता रहा है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बहुत क्वेश्चन मतलब बहुत इजी लग रहा होगा थ्योरी सेक्शन देखने के बाद। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है जाति प्रथा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी है लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। यानी कि जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कि प्रमुख कारण, कि ऑप्शन ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। आइए हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और 29 हम लोग का है, मूक नायक क्या है। मूक नायक आपका क्या है। ऑप्शन ए है अखबार है, ऑप्शन बी है पत्रिका, ऑप्शन सी है पुस्तिका, ऑप्शन डी है कहानी संग्रह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। क्या हो जाएगा, पत्रिका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 करते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। कब और कहाँ हुई थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। 1956 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था।
अभी तो बताया है ना जी, 14 अप्रैल 1891। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा ना, जन्म कहाँ हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खुद कमेंट कीजिए, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में अभी हम लोग देखे हुए हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में क्या हुआ था? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ये आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 33। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का एक उनकी पत्रिका है, उसका क्या किए हैं? संपादन किए हैं। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 34 देखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता या जनक क्या हो जाएगा? बहुत ईजी सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और आपने अभी तक कितना क्वेश्चन सही किया है। आप अभी तुरंत अभी कमेंट करके आप बताइए, और लास्ट में तो आपको कमेंट करके बताना ही है कि आपका टोटल कितना सही हुआ है। और आप अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लाभ उठा सके इस वीडियो का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 35 नंबर देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है जी? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ये भी थ्योरी सेक्शन में हम लोग देखे थे, 21 खंडों में क्या हुआ है? प्रकाशित हो चुका है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 के बाद देखने वाले हैं हम लोग 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? थ्योरी सेक्शन में हम लोग देखे थे ना जी। ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल। देखिए सकपाल वाला सब मिल रहा है, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। आपको हिंट देते हैं कि सकपाल वाला ही आंसर होगा। बताइए क्या होगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। अब ध्यान से नहीं तो सब में क्या लगा हुआ है? सकपाल लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर पर ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 हम लोग देखते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से भी खतरनाक किस प्रथा को माना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी है जाति प्रथा। तो आपके बुक में किसकी बात किया गया है? किस प्रथा की बात की गई है? जाति प्रथा की, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति प्रथा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए? उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए, किसके प्रोत्साहन से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। देखिए आपसे अगर पूछता है कि नरेश का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? नरेश का हम लोग बोलते हैं, नरेश को सम्राट बोल सकते हैं ना जी, राजा भी कह सकते हैं ना, नृपः भी कह सकते हैं, संस्कृत का ये शब्द है। ये परिभाषित शब्द भी पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि परिभाषित शब्द आपकी बुक से ही बनता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 41 है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, अनुकूल है, सी हानिकारक है, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि बताइए कि बाबा साहब जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क से कहाँ फिर चले गए जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? लंदन चले गए। कहाँ पर चले गए? लंदन। अब आपको बताना है ये लंदन कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, प्रश्न किसी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। एक बार आप देख लेंगे ना इस वीडियो को तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट ही होगा आप क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42। देखिएगा 42 नंबर क्या कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय, पर्याय मतलब परिभाषित शब्द क्या है? सच्चे लोकतंत्र का परिभाषित शब्द क्या है? पर्याय मतलब परिभाषित शब्द क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाईचारा। क्या हो जाएगा? भाईचारा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 43 देखते हैं। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, मतलब कौन सा पुस्तक जो है बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है? बताइए क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी। देखिए जहाँ पर भी कास्ट लिखा होगा ना, कास्ट आपको बताया था ना पहले, इसके पहले कास्ट जहाँ पर लिखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। और जहाँ बुद्धि या बुद्धा से संबंधित रिलेटेड हो ना, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है। और ये भी पुस्तक जेनेसिस एंड डेवलपमेंट भी किसका है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, 44, ठीक है ना। अब देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, यानी हिंदी में कौन रूपांतरित किया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किसने किया है? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है ललई सिंह यादव, ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया है? ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है अम्बेडकर को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक मनु। किसको बोला गया है? अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आपका ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। 47 तक ही क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, विडम्बना का अर्थ क्या है? देखिए शब्द निधि आपको इसीलिए हम पढ़ाए थे क्योंकि शब्द निधि से भी सवाल पूछता है। तो आपको बताना है विडम्बना का अर्थ क्या है। ए में है उपहास, बी में है प्रवाहित, सी में है आकांक्षित, और डी में है बंधुत्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपहास। क्या हो जाएगा? उपहास हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए है समांतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी है पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी है समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। यानी कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे होंगे कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहे हैं, ठीक है ना। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट लेसन यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से 100% हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। और 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, पूरे आपके माइंड में ये क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगा होगा तो।
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन सही तरीके से आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के बाद।